नमस्कार बच्चों। देखिए आज की जो क्लास होगी वो यूपी विशेष होगी, जिससे कि हमने आपको यूपी विशेष के बारे में यहाँ पर हमने 3 वीडियो दे दिया है, जो कि आप पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आराम से देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के अपना क्लियर कर लें। पहली बात तो शुरू से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। यहाँ से हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें से अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है यूपी विशेष में। तो देखिए अभी देखा जाए तो आप यहाँ से क्या क्या कवर करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ से जो अगली हेडिंग होगी आपकी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं कौन सी, अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे, चलिए क्या इसमें हो रहा है, चलिए देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर ये भाग है किसका? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है भैया? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो आएगा वहाँ पर उसका विस्तार जो आपको देखने को मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं भैया? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। और उसके बाद ये इसमें जो आता है दक्कन ट्रैप इसमें आ जाता है, दक्कन का पठार आ जाता है। कौन सा पठार आ जाता है? दक्कन का पठार आ जाता है, ठीक है, दक्कन का पठार आ जाता है। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है या अंगारा लैंड का भाग है, तो क्या बताएंगे? गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो किस पठार में पड़ेगी आपकी? तो प्रायद्वीपीय पठार में, ठीक है। चलिए तो इसे चलिए देखिए थोड़ा से, चलिए यहाँ पर देखिएगा अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग। पहले देखते हैं यूपी के मैप के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले हम जनरली ऐसे ही मैप बना दे रहे हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद हम आपको मैप में स्थिति इसकी दिखा भी देते हैं किस तरीके से इसमें आपको देखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, ये इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। और ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। यहाँ पर क्या पड़ेगा? उत्तर पड़ेगा। और यहाँ पर क्या पड़ेगा भैया? दक्षिण पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो जिला है, इस जिला का नाम क्या है? बलिया, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्वी जिला है वो बलिया है, और जो पश्चिमी जिला है वो क्या है भैया? शामली है। क्या है? शामली। और जो उत्तर में पड़ता है वो क्या पड़ेगा? सहारनपुर पड़ेगा, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर पड़ेगा। और यहाँ पर दक्षिण में जो पड़ता है, यहाँ पर आपका जो पड़ जाएगा वो है कौन सा? सोनभद्र। क्या पड़ेगा? सोनभद्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं थोड़ा से, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब पर जो खींची जाती हैं रेखाएं, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं देशांतर और अक्षांश रेखाएं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है। चलिए पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक यहाँ पर अक्षांश रेखा गुजरती है जो कि सोनभद्र को टच करती हुई जाती है, और उसको हम लोग बोलते हैं भैया 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री
52 मिनट, क्या बोलते हैं 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोलते हैं यहाँ पर ठीक है। चलिए यहाँ पर भैया क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोलेंगे 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट। और यहाँ से जो सहारनपुर से एक अक्षांश रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री पर गुजरती है, यहाँ पर आएगा कितना 31 अंश 25 मिनट, कितना होगा भैया 31 अंश 25 मिनट, ठीक है 31 डिग्री 25 मिनट से होकर के गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, तो जो पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से वो 84 डिग्री 38 मिनट से यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा वो 77 डिग्री 30 मिनट तक आता है। कितने मिनट तक आता है 77 डिग्री 30 मिनट। तो आप ये बता सकते हैं, क्या बताएंगे इसमें कि यहाँ पर अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर इसका विस्तार आता है भैया 31 अंश 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद यहाँ पर अगर पूर्वी अक्षांश की बात करते हैं तो 84 डिग्री 38 मिनट से आता है 77 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये बताइए 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? पूर्वी देशांतर रेखा का अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बलिया से। और यहाँ पर अगर पश्चिमी यहाँ पर बात करते हैं तो शामली से कितना कौन सी रेखा गुजरती है भैया? 77 डिग्री 30 मिनट। कौन सी गुजरती है? 77 डिग्री 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए अगले पेज पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन किया गया वो इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया भैया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगर हम बात करते हैं इसको तो पहला नंबर जो हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा भैया? भावर क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भावर एवं तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावर एवं तराई क्षेत्र। क्या बोलेंगे? भावर एवं तराई क्षेत्र। और दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए और तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो होगा आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यहाँ से ले लेंगे यहाँ से लिखेगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो उत्तर प्रदेश को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक भाबर एवं तराई क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं आगे। यार इसको क्या हो गया? चलिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि
अगले पेज पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, पहले नंबर की बात करेंगे तो पहला क्या था, भाबर एवं तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा भैया, भाबर एवं तराई क्षेत्र, एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र हो जाएगा। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र क्या होता है, या ये कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मैप में इसकी लोकेशन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के मैप की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पड़ जाएगा शिवालिक रेंज पड़ जाएगा। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी पड़ जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपकी क्या पड़ेगी, पर्वत श्रृंखला पड़ेगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक। क्या बोलते हैं भैया, शिवालिक बोलते हैं। जब शिवालिक पर्वत श्रेणी से क्या निकलती हैं, नदियाँ। ठीक है, जब शिवालिक पर्वत श्रेणी से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, छोटे मोटे पत्थरों को लाती हैं, यानी अवसाद लेकर आती हैं। ठीक है, अवसाद लेकर आती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं, छोटी छोटी भैया नदियाँ निकलती हैं, तो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो ये जो एरिया हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया, भाबर क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। ठीक, हाँ, भाबर क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आया। अगर बात करेंगे कि भाबर क्षेत्र जो होगा शिवालिक के दक्षिण में आएंगे तो आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो होगा, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या लाती हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर लाती हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, जिसे अवसाद के नाम से जाना जाता है। तो नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, अवसाद लेकर आती हैं। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो उसके नीचे जो आ जाएगा, उसके नीचे भाबर क्षेत्र के नीचे का जो एरिया होगा, यहाँ पर नदियाँ देखिए, यहाँ पर जब आती हैं तो इस तरीके से इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा भैया तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। अब यहाँ पर भाबर क्षेत्र की बात करते हैं। तो जो भाबर वाला एरिया होगा, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो देखिए, भाबर वाले एरिया के विस्तार की बात करते हैं तो इधर पड़ जाता है सहारनपुर। ठीक है ना, सहारनपुर। और उधर जो पड़ेगा आपका कुशीनगर। ठीक है, क्या होगा, कुशीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कुशीनगर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या बताएंगे, सहारनपुर और कुशीनगर। ठीक है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक इसका विस्तार है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा, अगर पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो शिवालिक के दक्षिण में जाएंगे तो आपको भाबर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये नदियाँ अवसाद लेकर आती हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, नदियाँ धीरे धीरे यहाँ पर पत्थरों के बीच में गायब सी हो जाती हैं, जो कि वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं, या तो कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जब आती हैं तराई क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग तराई क्षेत्र के बाद यहाँ पर जब आएगा, तराई क्षेत्र के बाद जो यहाँ पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग अगली हेडिंग पे चले जाते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले क्या पड़ेगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्या पड़ेगा भैया, शिवालिक। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, शिवालिक। क्या पड़ जाएगा, शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा भैया, यहाँ पर बात करेंगे तो इस तरीके से कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होगा।
तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? भाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा भैया? भाबर क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए भाबर क्षेत्र। और भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है किस किस जिले के बीच में है? तो आप क्या बताएंगे? सहारनपुर और किसके बीच में है? सहारनपुर और कुशीनगर। ठीक है, सहारनपुर और कुशीनगर। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा मेरे भाई? भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र पड़ जाएगा। ठीक है, भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या हो जाती हैं? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, ये मत समझ लीजिएगा कि एकदम से गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो नदियाँ क्या हो जाती हैं भाई? विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ पर कृषि होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर कंकर पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कृषि करना लगभग असंभव सी बात होती है। यहाँ पर कृषि नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। चलिए यहाँ पर जो होगा, एक बार इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका एरिया पूछ सकता है। यहाँ पर पूछेगा कि इसका जो है किस जिले से किस जिले तक इसका विस्तार है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, सहारनपुर और कुशीनगर के बीच में इसका विस्तार पड़ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो जब यहाँ पर भाबर क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं, भाबर क्षेत्र से यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पर नई मिट्टी को लेकर के आती हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र होगा भैया? तराई क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं तो शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? भाबर क्षेत्र। और भाबर के दक्षिण में आएंगे तो क्या पड़ जाएगा? आपका तराई क्षेत्र पड़ जाएगा। तराई क्षेत्र में नदियां जो हैं, यहाँ पर नदियां निकलती हैं। ठीक है, नदियां दिखाई देती हैं। और यहाँ पर तराई क्षेत्र में क्या की जा सकती है? कृषि की जा सकती है। ठीक है ना, तराई क्षेत्र यानी यहाँ पर दलदली स्थान होता है, यहाँ पर पानी की अधिकतम मात्रा होती है, अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पानी की बहुलता होती है और यहाँ पर कृषि करी जा सकती है। और यहाँ पर अगर कृषि की बात करते हैं हम लोग, तो कौन कौन सी कृषि होगी? तो यहाँ पर प्रमुख कृषि की बात करते हैं तो क्या उगाया जाता है भैया? गन्ना। क्या उगाया जाता है? गन्ना। गन्ना के साथ साथ धान की भी खेती होती है। किसकी खेती होती है? धान की भी खेती होती है। ठीक है, समझ में आया? शिवालिक के दक्षिण में क्या पड़ेगा? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं की जा सकती है। भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने बखूबी इसका मैप एक तरीके से बना करके आपको दिखा दिया है। और इसी तरीके से आप अपने नोट्स में भी अपने हाथों से, ठीक है, नोट्स में भी मैप बनाएंगे और मैप बना करके सारी चीज़ों को क्या करेंगे? नोट करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे कि आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली क्लास में उसका पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, टॉपिक वाइज पूरा कवर कर रहे हैं और अभी जैसे ये समाप्त होता है वैसे ये क्वेश्चन की फिर से सीरीज होगी जिसमें पूरा का पूरा सारे टॉपिक से लेकर के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर से कुशीनगर तक हो गया। अधिक वर्षा होती है, यहाँ पर नमी भी होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर नदियाँ पुनः बाहर निकल आती हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है मेरे भैया? गन्ना और धान की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फिर कौन सा आ जाएगा? दूसरा नंबर हेडिंग की बात करते हैं। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर पे हमने क्या लिखा था? दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, मैदानी क्षेत्र। चलिए इसको हेडिंग कीजिएगा, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो अगर निर्माण की बात करते हैं तो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र का निर्माण किस तरीके से होता है? तो गंगा यमुना और
छोटी छोटी नदियाँ जो कि ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, सहायक नदियाँ जहाँ जब मिलती हैं तो यहाँ पर इनके अवसाद से इसका निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ लिख सकते हैं कि गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सहायक नदियाँ, जब सहायक नदियाँ जो होती हैं, सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसका निर्माण होता है, इसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आप क्या बोल सकते हैं, गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का क्या होता है भैया, निर्माण होता है। बात समझ में आई? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अगर बात करते हैं, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा, तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी के आसपास हर वर्ष जो होता है, जब वर्षा का मौसम होता है तो यहाँ पर क्या आ जाती है भैया, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या आती है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़, ठीक है ना, यहाँ पर बाढ़ आती है, यहाँ पर, ठीक है। इसके आसपास जो यहाँ पर तटीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्या आती है, बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर नई मिट्टी जमा होती है। क्या होती है, नई मिट्टी जमा होती है, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी जमा होती है, नई मिट्टी जमा होती है, नई मिट्टी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो नई मिट्टी यहाँ पर आती है, और इसी को हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसका जहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर खादर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया, खादर क्षेत्र, ठीक है। अगर बात करते हैं तो बारिश के बाद जब प्रत्येक वर्ष वर्षा होती है तो गंगा नदी के पास, गंगा नदी के आसपास क्या आती है, बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो नदियाँ जो बाढ़ के माध्यम से यहाँ पर नई मिट्टी जमा होती है, जिसे कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया, खादर क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये क्षेत्र जो होता है अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है, अधिक उपजाऊ होता है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि खादर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो गंगा नदी के पास बाढ़ के समय जब नई मिट्टी एकत्रित होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर बात करते हैं अधिक उपज की, तो उपज अधिक होती है, अधिक मात्रा में उपज होती है। उसके बाद अब इससे दूर यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिएगा, इसकी लोकेशन देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पानी, बाढ़ का पानी नहीं जाता है, इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं जाता है, जिसको हम लोग कौन सा क्षेत्र कहते हैं, बांगर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं भैया, बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र के नाम से इसे जानते हैं, बांगर क्षेत्र। और यहाँ पर जो उपज होती है वो उपज क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। इसकी उपज कम होती है, ठीक है, उपज कम होती है। क्या लिखेंगे, उपज कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से आराम से नोट्स बनाते रहें, ठीक है, एक एक चीज़ कंप्लीट करते रहें। पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम
हम लोग यहाँ से देखते हैं दक्षिण का पठार। अब क्या आएगा आपका, अगली हेडिंग हो जाएगी भैया, हेडिंग क्या करेंगे, दक्षिण का पठार। अगली हेडिंग में क्या लिखेंगे, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, ठीक है, दक्षिण का पठार, ठीक। चलिए दक्षिण का पठार हो जाएगा, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, शिवालिक पर्वत। शिवालिक के बाद, शिवालिक के दक्षिण में आप लोग आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर शिवालिक के जब दक्षिण में आते हैं तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा, कौन सा क्षेत्र मिलेगा, शिवालिक के बाद, ठीक है। चलिए हाँ, ओके। यहाँ पर जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार जो होता है ये एक तरीके से देखा जाए तो पत्थर से बना होता है, पत्थर से। अगर इसकी आकृति की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऊपर जो होता है ये समतल होता है, ऊपर क्या होता है, समतल होता है, ऊपर समतल होता है। और ये इसका निर्माण किससे होता है भैया, पत्थरों से निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, पत्थरों से निर्माण होता है। और अगर बात करते हैं तो जिसे 400 मीटर की दूरी से, 400 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है, 400 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है, हाँ ठीक है, 400 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर दक्षिण का पठार की बात करें तो यह दक्कन के पठार का हिस्सा होता है, ठीक है ना। किसका हिस्सा होता है, दक्कन के पठार का हिस्सा होता है, दक्कन के पठार, ठीक है, दक्कन के पठार का हिस्सा होता है। चलिए अब यहाँ पर जो दक्कन का पठार है भैया, यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर दक्षिण के पठार में यहाँ से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। कौन सा पठार मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो पठार होगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से राज्य जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएगा और क्या आएगा, मध्य प्रदेश। यूपी और क्या आता है, एमपी, यूपी प्लस क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी और एमपी आ जाता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से समझिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे हम जनरली आपको मैप बना करके समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा ये क्या पड़ेगा भैया, बुंदेलखंड का पठार। क्या पड़ेगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पड़ जाएगा। और इसके बगल में क्या पड़ता है, बघेलखंड का पठार। क्या पड़ेगा भैया यहाँ पर, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार पड़ जाएगा, ठीक है, बघेलखंड का पठार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार में अगर पश्चिम, यहाँ से बात करते हैं दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम बुंदेलखंड के पठार में दक्षिण पश्चिम में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भैया, काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा में कौन सी खेती होती है वो आपको मालूम है, ठीक है ना। कौन सी काली मृदा में कौन सी खेती होती है, काली मृदा में कौन सी खेती होती, काहे की, ठीक है ना, कपास की, ठीक है। यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या, कपास, ठीक है ना, कपास उगाया जाता है। बात समझ में आई। चलिए बुंदेलखंड के पठार में दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर कौन किसकी खेती अधिक होती है, कपास की खेती,
ठीक है ना, कपास। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बुंदेलखंड के पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है भैया? लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। और यहाँ पर दलहनी फसल, दलहन और तिलहन ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? दलहनी क्षेत्र, यानी दलहन फसल और क्या? तिलहन, तिलहन। ठीक है ना, दलहन और तिलहन दोनों होता है। अब यहाँ पर आता है बुंदेलखंड का जो विस्तार है, ठीक है ना, बुंदेलखंड का अगर विस्तार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का विस्तार की बात करते हैं यहाँ से, तो हेडिंग कर लीजिएगा बुंदेलखंड का विस्तार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या भैया? बुंदेलखंड का विस्तार, बुंदेलखंड का विस्तार। ठीक है, बुंदेलखंड का विस्तार। अब यहाँ पर देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो पूर्णतः अगर देखा जाए तो 7 जिलों में है। कितने जिले में? 7 जिले में। ठीक है भैया, 7 जिले में बुंदेलखंड। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, ऐसे प्रश्न करके देगा और उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देगा जो कि नहीं होगा। तो ये इस टाइप के प्रश्न भी बनाए जाते हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुंदेलखंड के पठार से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार में भैया? पहला नंबर अगर बात करते हैं 7 जिले आते हैं। पहला कौन सा होगा? ललितपुर। कौन सा हो जाएगा? ललितपुर, ललितपुर पहले नंबर पे आता है ललितपुर। और दूसरे नंबर पे आएगा झांसी, दूसरे नंबर पे आता है झांसी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है झांसी। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है जालौन, तीसरे नंबर पे आता है जालौन, जालौन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जालौन। चौथे नंबर पे जो आएगा हमीरपुर, हो जाएगा हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है ना, चौथे नंबर पे आता है भैया हमीरपुर। और 5वें नंबर की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे आता है महोबा। क्या आता है? महोबा आता है। 5वें नंबर पे महोबा आता है। 6वें नंबर की बात करते हैं तो आ जाता है बांदा। ठीक है, बांदा 6वें नंबर पे आ जाता है बांदा। 7वें नंबर पे आता है चित्रकूट, 7वें नंबर पे आता है चित्रकूट। अब यहाँ पर थोड़ा से एक चीज यहाँ पर देखिएगा, कभी कभी अगर पूर्णतः पूछता है, पूर्णतः इसका विस्तार 7 जिलों में ही है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज का दक्षिणी भाग, यहाँ से प्रयागराज का दक्षिणी भाग, ठीक है, प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भाग कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर वैसे देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 8 जिले आपको समझ में आ रहा है, 8 जिले, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज देता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो बुंदेलखंड का विस्तार कितने जिलों में है भैया? 7 जिलों में, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर चलिए बुंदेलखंड के पठार में यहाँ से प्रश्न आ जाता है। चलिए हम एक प्रश्न आपको देते हैं। प्रश्न यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर करेंगे। चलिए, बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में कौन सा जिला शामिल नहीं है? चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1 नंबर हो जाएगा महोबा, महोबा, महोबा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर जो होगा आपका, दूसरा नंबर जो हो जाएगा झांसी हो गया, झांसी हो गया। तीसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमीरपुर। और चौथे नंबर की बात करते हैं, तो हरदोई। ठीक है, हरदोई। इसमें से आपको आंसर करके बताना है।
ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ, कमेंट करके बताएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग आगे आ जाते हैं। चलिए ओके, यहाँ पर अगला अगर देखते हैं तो आपका जो हेडिंग होगा बघेल खंड का पठार, जो हेडिंग करेंगे वो क्या करेंगे भैया, बघेल खंड का पठार, ठीक है, बघेल खंड का क्या पठार, बघेल खंड का पठार। बघेल खंड के पठार में अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें बघेल खंड के पठार में अगर देखा जाए तो पूर्णतः 2 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया, 2 जिले। बघेल खंड के पठार में कितने जिले आते हैं, 2 जिले। एक तो हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है ना, एक हो जाता है मिर्ज़ापुर, ठीक है, एक हो जाता है मिर्ज़ापुर, और दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं तो आता है कौन सा, सोनभद्र आता है। कौन सा आता है भैया, सोनभद्र। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आती हैं, देखिए अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा चंदौली का भी इसमें मिलता है बघेल खंड के पठार में, ठीक है। हालांकि अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ही हिस्सा मिलता है, पूरा का पूरा हिस्सा नहीं, जबकि जैसे मिर्ज़ापुर सोनभद्र पूरा बघेल खंड के पठार में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग चंदौली, तो चंदौली का कुछ ही हिस्सा इसमें आता है। चलिए, तो भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे अगर बात करते हैं तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताएंगे ताकि सारा समझ में आता रहे कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हो। चलिए, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई, पूरब से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है, ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का यहाँ पर उत्तर से दक्षिण कीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, क्या लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये बताइएगा, और सबसे छोटा जिला भी बताइएगा, छोटा जिला कौन सा होगा ये बताइएगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस जिले से किस जिले तक है, ठीक है, ये बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आपका, अगर मैं बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वो भी आपको किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है, किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है, ठीक है। चलिए, इतने सारे प्रश्नों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आज की क्लास को ओवर करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे, बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे, जो कि इसमें एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा हम लोग कवर करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी आज की जो क्लास है टोटल 4 क्लासें हो चुकी हैं, इसमें 2-3 क्लासें और होगी, और जो कि यूपी विशेष इसमें से हो जाएगा ख़त्म, तो यहाँ से बाकी की चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए।